हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है। ये क्लास 7th का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वूल का प्रोडक्शन देखा था, दैट हाउ द प्रोसेसिंग ऑफ वूल टेक्स प्लेस। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिल्क, properties of silk, how silk is produced and life history of silk moth. Let's see what is silk first. Silk एक नेचुरल एनिमल फाइबर है। एनिमल फाइबर क्योंकि इसको एनिमल से लिया जाता है। एक इंसेक्ट होता है दैट इज सिल्क वॉर्म, जो कि स्पिन करता है सिल्क फाइबर्स को, जिससे हम लोगों को सिल्क मिलता है। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग मतलब टेकिंग केयर ऑफ सिल्क वॉर्म, जिसमें सिल्क वॉर्म जब सिल्क को स्पिन करते हैं उसके बाद हम उनसे सिल्क को ऑब्टेन कर लेते हैं। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सेरीकल्चर। देखिए, कल्चर का वैसे अपना एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू ग्रो। ठीक है। तो जब हम आर्टिफिशियली भी सिल्क वॉर्म्स को ग्रो करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है। अगर आप देखें इस इमेज को तो ये एक इमेज है सिल्क वॉर्म का, वेयर एज सिल्क मोथ से हमें सिल्क मिलता है। अब आप सोचेंगे सिल्क वॉर्म और सिल्क मोथ अलग अलग कैसे है, तो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों एंटायरली डिफरेंट, मतलब इंसेक्ट एक ही है लेकिन ये अलग अलग स्टेजेस में सिल्क वॉर्म और सिल्क मोथ कहलाए जाते हैं। अब सिल्क भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल सिल्क और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सिल्क। अगर हम नेचुरल सिल्क की बात करें तो जो सिल्क मोथ से मिलता है, राइट, दैट इज़ नोन एज नेचुरल सिल्क। और आर्टिफिशियल सिल्क की बात करें तो ये मैन मेड प्रोडक्ट होता है, जो कि एक्चुअली इसको कहना चाहिए हमें कि ये सेमी आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि ये वुड पल्प से लिया जाता है। आर्टिफिशियल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NaOH केमिकल का भी यूज़ होता है। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क। सबसे पहले अगर हम टेक्सचर की बात करें तो सिल्क बहुत ही सॉफ्ट, बहुत स्मूथ होता है, बहुत लस्ट्रस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें शाइनिंग होती है। ठीक है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ, तो इसकी स्ट्रेंथ बोली जाती है कि जितना कि एक थ्रेड होगा स्टील का, उतना ही स्ट्रॉन्गनेस ये सिल्क का एक थ्रेड दिखाता है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। ओके। अगर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर की बात करें तो इसकी एब्जॉर्प्टिबिलिटी थोड़ी मीडियम होती है, ना कि बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, लेकिन हाँ इसको पहनना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर हम देखें कि सिल्क से क्या क्या बनता है तो नॉर्मल सिल्क की साड़ियाँ तो होती ही है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। अगर आप साड़ी को छोड़ दें तो भी सिल्क के जो थ्रेड्स होते हैं उनको यूज़ करके एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, सूट्स में कर सकते हैं, साड़ीज़ में कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारी सजाने की जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती हैं उनमें भी सिल्क के थ्रेड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इंसुलेटिंग नेचर, तो ये बहुत अच्छा इंसुलेटर का काम करता है, इसलिए इसको सर्दियों में विंटर सीजन में पहनना ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू समर सीज़न, क्योंकि आपको पता है जो इसके थ्रेड्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये एक फाइबर छोटा सा पीस हमने ले लिया, तो इनके जो थ्रेड्स होंगे उनके बीच में जो एयर स्पेसेस होंगे वो बहुत कम होंगे। एयर स्पेसेस बहुत कम होंगे, दैट इज़ वाई एयर का यहाँ से फ्लो होना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है, दैट इज़ वाई इसको विंटर में पहनना ज़्यादा अच्छा होता है। देन क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी, वॉश करना इसको बहुत ही ईजी है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल स्मूथ होता है, इसलिए इसमें कोई भी रफनेस नहीं होती है, इसीलिए इस पर कोई डर्ट भी नहीं आता है। ठीक है। एक बार हम बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं कि सिल्क प्रोड्यूस कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर है सिल्क मोथ। ये फीमेल सिल्क मोथ है जो कि बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करेंगे। अराउंड 350 to 400 एग्स ये एक बार में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं मलबरी लीव्स पर, या जिस टाइप के लीफ पर इनको रहना होता है या इनको फीड करना होता है। एग्स का जब प्रोडक्शन होता है और वो जब हैच हो जाते हैं, तो आपको मैंने इससे पहले एक इमेज में दिखाया था सिल्क वॉर्म, राइट। तो ये लार्वा एक स्टेज होती है जिसमें अब जो ये इंसेक्ट है दिस इज़ नोन एज सिल्क वॉर्म, इसमें से थोड़ा थोड़ा ये जो सिल्क वॉर्म निकला है अब ये धीरे धीरे अपने अराउंड एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा इस टाइप का। ठीक है। आपको ये देख के लग रहा होगा जैसे ये एग टाइप का स्ट्रक्चर है, बट दिस इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एग।
ये जो सिल्क वॉर्म है इसने अपना अराउंड ऐसे ऐसे 8 की शेप में स्पिन किया है सिल्क को और अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लिया है सिल्क के थ्रेड से, और ये कॉटनी मास जैसा हमको दिखाई पड़ता है। इस स्टेज को हम कहते हैं प्यूपा, और ये जो स्ट्रक्चर होता है जो कॉटन मास टाइप का हमको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नोन एज कोकून। अब इसके बाद 2 स्टेजेस हो सकती है, या आप कह सकते हैं 2 अलग अलग पाथवेज हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है हम इस पूरे स्ट्रक्चर को लेके बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दें, ठीक है। जब इसको बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दिया जाता है तो यहाँ से जो इसके अंदर का इंसेक्ट है दैट इज़ सिल्क वॉर्म, वो तो मर जाएगा और ये जो थ्रेड्स हैं ये सब अलग हो जाएंगे, ठीक है। जब ये अलग हो जाते हैं तो वो पूरा का पूरा सिल्क का फाइबर लेके उसको एक रील बना ली जाती है, मतलब उसकी स्पिनिंग कर दी जाती है और एक रील में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। या तो ये वाला फर्स्ट पाथवे होगा या सेकंड पाथवे होगा कि ये कॉटन मास में से, मतलब कोकून, इस सिल्क के थ्रेड में से धीरे धीरे अपने आप ही बाहर निकलेगा, अपने आप अपनी टेल को पहले बाहर निकालेगा, उसके बाद धीरे धीरे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म उसमें से बाहर निकल जाएगा, और जब ये बाहर निकल जाएगा तो इट विल फॉर्म द सिल्क मोथ। तो अब 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो ये ज़िंदा रह जाएगा सिल्क मोथ की फॉर्म में, या ये मर जाएगा और ये हमको सिर्फ और सिर्फ सिल्क दे देगा। जब ये इंसेक्ट यहाँ से बाहर आ जाता है और सिल्क मोथ बन जाता है तो अब ये केपेबल है अगेन मेट करने के लिए और उसके बाद दोबारा एग्स प्रोड्यूस करने की। लेकिन अगर ये मर जाता है तो ऑब्वियसली अब ये मर ही गया है तो अब दोबारा तो ये एग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर जो कि सेरिकल्चर करते हैं कि वो किस स्टेज में इस कोकून में से सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास अपनी टेक्स्ट बुक है, उसकी PDF से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। नाउ लेट्स सी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ इन डिटेल। बहुत शॉर्ट में अभी आप लोगों को मैंने बता दिया था कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ये सिल्क मोथ है, ठीक है, एक है मेल एक है फीमेल। फीमेल का साइज़ हमेशा मेल से बड़ा होता है, राइट। अच्छा, इसके बाद ये जब एग प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस कहाँ पे करेंगे? ये मलबरी लीव्स के ऊपर, या और भी दूसरे बहुत सारे जैसे अर्जुन लीव्स होते हैं, अर्जुन एक पेड़ का नाम होता है, और भी बहुत सारे लीव्स होते हैं। एंड द टाइप ऑफ लीव्स और द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि किस क्वालिटी का सिल्क ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये एग्स हैं मलबरी लीव्स के ऊपर, तो फर्स्ट स्टेज हमारी आ जाती है एग की, ठीक है। अब एग में से जब निकल के आ गया है सिल्क वॉर्म, ठीक है, जब हैच हो गया है एग, उसके बाद वहाँ से निकला है सिल्क वॉर्म। उस स्टेज को सिल्क वॉर्म भी कहते हैं और उसको कैटरपिलर भी कहते हैं, ओके। अब कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म अपने अराउंड एक प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा, और ये प्रोटीन जैसे जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है वैसे वैसे ये हार्ड हो जाता है, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं कोकून। कोकून उस हार्ड वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है, उस कवरिंग को कहा जाता है, और इस स्टेज को कहा जाता है प्यूपा। इस चीज़ में डिफरेंस थोड़ा सा है, कोकून और प्यूपा में कभी कभी डिफरेंसेस भी आते हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। हमने बहुत सारे टाइप के सिल्क अपने आसपास देखे हैं, इसमें कुछ कॉमन है तसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क या भागलपुरी सिल्क। ये कुछ कुछ अलग टाइप के सिल्क होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि वो जो सिल्क मोथ है वो किस टाइप के प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, कहाँ से अपना फूड ले रहे हैं, और वो सिल्क मोथ किस टाइप का है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ सिल्क। जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिल्क होता है दैट इज़ मलबरी सिल्क मोथ, ठीक है, जो कि मलबरी लीव्स के ऊपर अपने एग्स को प्रोड्यूस करता है। तो सेरिकल्चर इंडिया का बहुत पुराना एक ऑक्यूपेशन है। एंड ऑल्सो रिमेंबर सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कंट्री है दैट इज़ चाइना, एंड आफ्टर चाइना इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो कि ह्यूज अमाउंट में सिल्क को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क, हाउ द सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर वी गेट द कोकून। तो इसके लिए रियरिंग टेक्स प्लेस। रियरिंग द सिल्क वॉर्म्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, व्हेन वी टेक केयर, व्हेन वी ग्रो द सिल्क वॉर्म्स ऑन लार्ज स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज सेरिकल्चर। और इसी में रियरिंग का मतलब होता है टेकिंग केयर, ठीक है। हम जो फीमेल सिल्क मोथ होते हैं जब वो बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करते हैं, मैंने आपको बोला था 350 से 400 एग्स के अराउंड वो एक ही टाइम में प्रोड्यूस कर देते हैं।
इन सब एग्स को लेके बहुत अच्छे से क्लीन करके इसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद वो फार्मर्स जो सेरिकल्चर प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं उनको ये जो एग्स होते हैं ये हैंड ओवर कर दिया जाता है बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में। अब ये एग्स को लेके एक अच्छे से जो लीव्स होंगे, जिन भी लीव्स को उनको यूज़ करना है, चाहे वो मलबरी लीव्स हो या कोई दूसरी लीव्स हो, उनके ऊपर रख देते हैं एग्स को। आफ्टर फीडिंग ऑन दीज मलबरी लीव्स, ये लार्वा जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं, ये अपना साइज़ इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि ये डे एंड नाइट इन लीव्स को खाते रहते हैं। जब इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो दे रीच द स्टेज दैट इज़ नोन एज प्यूपा। तो इनको प्यूपा वाली स्टेज में जाने के लिए कम से कम 25 से 30 दिन का टाइम चाहिए होता है। इसके बाद दे स्टॉप ईटिंग एंड दे स्टार्ट स्पिनिंग द कोकून अराउंड देम। अब लीव्स के बीच में कुछ लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस अगर दे दिए जाते हैं तो ये कोकून क्या होते हैं, वहाँ पर अटैच्ड हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, ठीक है। अब जब कोकून मिल चुका है, इसमें से अब लास्ट काम है सिल्क मोथ को रिमूव करना और सिल्क को भी वहाँ से ऑब्टेन कर लेना, ठीक है। तो अब आता है प्रोसेसिंग सिल्क। अब ये जो कोकून है इनको सबसे पहले सन में रखा जाता है, मतलब धूप के सामने रखा जाता है, या उसको बॉईल किया जाता है या डायरेक्टली उबलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें से जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो गर्म पानी में जाते साथ ही स्प्रेड आउट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को जिसमें थ्रेड्स को हम निकाल रहे हैं फ्रॉम द कोकून, दिस इज़ नोन एज रीलिंग द सिल्क, ठीक है। ये रीलिंग पर एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। देखिए, अगर हम डायरेक्टली कोकून को पानी में डाल देते हैं और उसमें से सिल्क ऑब्टेन करते हैं तो ये जो सिल्क के फाइबर्स होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, ठीक है, एंटेंगल्ड होते हैं। दैट इज़ वाई उनको सेपरेट करने के लिए और एक फाइन थ्रेड लेने के लिए हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब एक लंबी सी, बहुत लंबी सी हमारे पास सिल्क की थ्रेड आ जाती है, उसको हम स्पिन करते हैं इनटू सिल्क थ्रेड्स और उसके बाद उसकी वीविंग होती है बाय द वीवर्स और इससे एक कुछ भी सिल्क का फैब्रिक बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिल्क का प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। जो भी क्वेश्चन होगी, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द लास्ट वीडियो जिसमें मैंने वूल का प्रोसेसिंग बताया था। यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।